हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक वर्मी कंपोस्ट लेकर के आया हूं जिसका आजकल बहुत ही ट्रेंड है। स्टूडेंट हो, फार्मर्स हो या फिर कोई इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहिए। और आप लोगों ने जो मेरे पुराने वीडियो को जिस तरीके से प्यार जताया है, लाइक किया है, कमेंट्स किया और शेयर किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन होगा उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो डले आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आता हूँ वर्मी कंपोस्ट पे। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद। केचुआ खाद जीवित केचुओं से निर्मित एक जैविक खाद होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जीवित केचुआ, केचुओं के मल जिसे हम लोग वंश कास्टिंग बोलते हैं, सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और इन सब का ये मिश्रण होता है। क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट को क्यों यूज करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे संसार में जो केचुआ है उसकी लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 509 प्रकार की प्रजातियां हमारे भारत देश में पाई जाती है। केचुआ क्या करता है? केचुआ अपने शरीर भार से लगभग 3 से 5 गुना अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है, जिसमें से केवल 5 से 10% को ही अपने वो शरीर के लिए यूज करता है और बाकी सबको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो केचुआ खाद होता है उसके क्या क्या फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसमें से आप लोगों को मैं कुछ फायदे को बताना चाहूंगा। केचुआ खाद क्या करता है? केचुआ खाद में जो केचुआ रहता है वो भूमि को ढीली कर देती है, जिससे भूमि में वायु संचार होती है, वायु संचार वृद्धि होती है, तो उसी के साथ में जड़ों का भी विकास होता है। भूमि में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। केचुआ क्या करता है? जो भूमि में हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको वो खा जाता है। केचुआ मरने के बाद भी अपने आप को अपघटित करके खाद के रूप में परिवर्तित कर लेता है। केचुए के शरीर के चारों ओर एक पेरिट्रॉपिक झिल्ली पाई जाती है जो कि भूमि में बलुई मृदा के कणों के चारों ओर एक कोट का निर्माण कर देता है, जिससे वाष्पीकरण कम होती है। केचुआ खाद के उपयोग से भूमि में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जिससे केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लेवल में बना रहता है, जिसकी वजह से पौधे आसानी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के यूज से जो सॉइल का बफरिंग एक्शन होता है उसकी वजह से पीएच इसका लेवल में रहता है, जिससे सॉइल टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। केचुआ खाद के उपयोग करने से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु रहते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। केचुआ खाद उपयोग करते हैं तो जो केचुआ रहता है वो भूमि के जो निचली सतह रहती है वहां से पौधे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो क्या करता है केचुआ? क्या करता है? नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है और ऊपर लाके उसको मिक्स कर देता है, जिससे पौधे उससे भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। केचुआ खाद में जो केचुआ रहता है वो अवशिष्ट पदार्थों को खा करके गंदगी को भी कम करने का काम करता है। अन्य खाद की अपेक्षा इसके खाद में न्यूट्रिएंट कंटेंट अधिक पाई जाती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसमें मैं आपको बहुत सारे फायदों को बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के चरणबद्ध तरीके। तो इसमें फर्स्ट आता है पदार्थों का संग्रहण व उनकी तैयारी। ऐसे पदार्थों को आप संग्रहित करिए जो कि केचुआ द्वारा आसानी से अपघटित हो जाए, जैसे कि फसल अवशेष हो गया, अपना खरपतवार हो गया, इस सब को आप संग्रहित करके रख सकते हैं जो कि केचुआ द्वारा आसानी से अपघटित हो जाए। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको तैयारी करने के लिए कैसे करेंगे? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो तैयारी करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, उसमें गोबर के घोल को उसमें अच्छे से छिड़क देना है और उसमें उसको छाये में 20 से 25 दिन के लिए रख देना है। ठीक है, अब उसको हम लोग रख दिए, उसकी तैयारी हो रही है। अब क्या करते हैं? स्थान का चयन। स्थान का चयन कैसे करना चाहिए? ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, मतलब छाया स्थान का चयन करना चाहिए या फिर ऊपर में शेड बना करके छाया कर देना चाहिए ताकि सनलाइट डायरेक्ट उसमें ना पड़े। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सनलाइट या फिर डायरेक्ट लाइट से और ज़्यादा टेम्परेचर होने से जो केचुआ होता है उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। ये इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए उसको छाया स्थान पर बनाइए या फिर उसके ऊपर में शेड बना दीजिए और ऐसे स्थान पर बनाइए हल्का सा वो ढाल रहे ताकि जो वर्मी वास रहे वहां से हल्का सा बह के जो वर्मी वास के लिए आप जो गड्ढा बनाए रहते हैं वहां पर इकट्ठा हो सके। ठीक है, अगला आता है केचुओं के प्रजाति का चयन। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। केचुओं के प्रजातियों का चयन बहुत ही सोच समझ कर ही करना चाहिए। जैसे कि केचुआ 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरफेस फीडर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीजेसिक, और दूसरा होता है एपियनेसिक जो होता है सब सरफेस फीडर।
मतलब एपीजेसी को क्या कहलाता है, सरफेस फीडर। मतलब ये भूमि के ऊपर में जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है, जो कार्बनिक मटेरियल्स, जो कार्बनिक पदार्थ रहता है, उसको ये अपघटित करता है। इसके अंदर में कौन कौन सा आता है, जैसे हो गया आइसिनिया फोर्टिडा हो गया और यूड्रिलस यूजिनी। अधिकतर हम लोग आइसिनिया फोर्टिडा या फिर यूड्रिलस यूजिनी का ही उपयोग करते हैं। दूसरा होता है आपका एपीएनएससी, जो कि सब सरफेस फीडर होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो केचुआ होता है वह 130 से 150 दिन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। केचुआ 3 माह में अपना 40 गुना बढ़ोतरी कर लेता है। केचुआ जो कि जून से नवंबर माह के बीच में इनकी प्रजनन दर अधिक होती है। एक केचुआ एक दिन में 1 किलोग्राम जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपघटित कर देता है। इस तरीके से यूड्रिलस यूजिनी या फिर आइसिनिया फोर्टिडा को हम लोग वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज करते हैं। अब अगला आता है आपका केचुआ खाद बनाने की विधि का चयन। केचुए के खाद को भी 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है आपका बेड मेथड और दूसरा होता है पीट मेथड। बेड मेथड और पीट मेथड में क्या डिफरेंस होता है? बेड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो फर्श रहता है उसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। और पीट मेथड में क्या रहता है, पीट मेथड में हम लोग स्पेशली उसके लिए टैंक बनाते हैं या फिर वर्मी बैग का उपयोग करते हैं। तो वो दोनों में सेम प्रोसीजर है। बेड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो बेड की लंबाई रहती है उसको 6 फीट और ऊंचाई होती है उसको 2 फीट और जो चौड़ाई होती है उसको 2 फीट। उसकी लंबाई को आप अपने आवश्यकता अनुसार, जो आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स है या फिर आपके पास जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसके हिसाब से आप इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई को 2 फीट ही क्यों रखते हैं? 2 फीट इसलिए रखते हैं ताकि जो वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स रहता है, जो केचुआ इसको बनाने का काम करेगा, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। और 2 फीट इसकी चौड़ाई को इसलिए करते हैं ताकि बेड के इधर से आप लोग का हाथ आसानी से पहुंच सके और राइट साइड में भी आप जा करके उसको यदि काम को करना चाहेंगे तो उधर से भी आप आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए इसकी चौड़ाई को लगभग 2 फीट रखी जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेड मेथड और पीट मेथड दोनों में सेम प्रोसीजर है, तो मैं आप लोगों को पीट मेथड को बताना चाहूंगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो टंकी का निर्माण करते हैं उसको हम लोग उसकी सतह को सीमेंट और कंक्रीट तथा गिट्टी की सहायता से हम लोग उसको मजबूत कर लेते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट का लीचिंग लॉस ना हो। अब हम लोग इस टंकी का निर्माण करते हैं तो टंकी का निर्माण हम लोग ईंट की सहायता से और सीमेंट कंक्रीट की सहायता से एक टंकी का निर्माण करते हैं और इसमें हम लोग छोटा छोटा छेद छोड़ देते हैं ताकि जो उसमें वर्म्स है उसके लिए आसानी से ऑक्सीजन मिलता रहे और एरेशन भी अच्छे से होता रहे। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है उसको हम लोग 10 फीट रखते हैं और आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे कि आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है उसके हिसाब से इसकी आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और उसी तरह इसकी ऊंचाई को आप 2 फीट रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 फीट की ऊंचाई में या फिर 2 फीट की गहराई में क्या होता है, जो वर्म्स रहता है उनकी एक्टिविटी अच्छे से होती है। और इसकी जो चौड़ाई है उसको 2 फीट रखते हैं ताकि हम लोग टैंक के इधर से भी अच्छे से अपना काम कर सकें और उधर से भी हम लोग काम कर सकें। इसीलिए इसकी जो चौड़ाई होती है उसको 2 फीट रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये होता है जो ढाल रहता है, ढाल जो यदि हम लोग उसमें वाटरिंग करेंगे तो जो वाटर होता है वो ढाल के हिसाब से इस जा करके गड्ढे में इकट्ठा होता है। इस गड्ढे को भी हम लोग अच्छे मजबूती से सीमेंट कंक्रीट से बनाए रहते हैं ताकि इसमें भी लीचिंग लॉस ना हो। और जो यहाँ से पानी निकलता है उसको हम लोग वर्मी वाश कहते हैं और वैसे इस वर्मी वाश को हम लोग फोलियर स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर की तरह कार्य करता है। सेम उसी तरह वर्मी बैग मिलता है, वर्मी बैग मिलता है मार्केट में, वर्मी बैग अवेलेबल है। इसकी लंबाई 10 फीट रहती है और इसकी चौड़ाई 2 फीट रहती है और इसकी ऊंचाई भी 2 फीट रहती है। इसमें भी सेम छोटा छोटा छिद्र छूटा हुआ रहता है ताकि इसमें आसानी से एरेशन हो जाए। और इसको लोहे या लकड़ी के पाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल कर दिए रहते हैं। ठीक है, और इसमें भी वर्मी वाश इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाए रहते हैं। तो गड्ढा में क्या होता है, जो वर्मी वाश जा करके उसमें इकट्ठा होते रहता है जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है। अब अगला आता है टैंक की भराई। टैंक की भराई हम लोग कैसे करेंगे? टैंक की भराई के लिए जो हम लोग 20 दिन के लिए जो पदार्थ इकट्ठा करके छाए में रखे हुए हैं उसको हम लोग इस टंकी में 5 से 7 इंच की मोटी ईंट लगा देंगे, मतलब उसको भर देंगे। भरने के बाद उसमें हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है, पानी वाटरिंग कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, गाय का गोबर उसके ऊपर 5 से 7 इंच मोटी गाय का गोबर यूज कर देते हैं, मतलब गाय के गोबर को उसमें अप्लाई कर दिए, भर दिए। आप लोग को ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो गाय का गोबर है वो 15 से 20 दिन पुरानी हो, क्योंकि जो ताज़ी गोबर होती है उसका टेम्परेचर भी अधिक होती है। और आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें जो मीथेन गैस होती है वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा और वर्मी कंपोस्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा।
जो वर्म्स हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग उसको 15 से 20 दिन के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही उसको यूज़ करते हैं। अब उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग वंश की जो प्रजाति का सिलेक्शन किए हैं, आइसिनिया फोर्टिडा या फिर यूड्रिलस यूजिनी, उसको प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 1000 उनकी संख्या में उसको छोड़ देते हैं। और इसके लिए 3.5 से 4 किलो या फिर 3.5 से 4000 जो स्पीसीज हम लोग सिलेक्ट किए हैं, उसको इसमें इस 10x2x2 के जो टैंक होता है उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये पर्याप्त होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरीके से घटित पदार्थों को उसके ऊपर में मोटीता बिछा देते हैं। बिछाने के बाद कितना 5 से 7 इंच फिर से मोटीता बिछा देते हैं। आप लोगों को ये बात बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है कि हर लेयर के बाद आपको वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बोरी को गीला करके इसके ऊपर में हम लोग उसको ढक देते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी है, वर्मी बैग में भी सेम प्रोसीजर होता है। अब उसके बाद क्या आता है आपका 30 दिन में पलटाई। मतलब आप लोग को बीच बीच में ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा अधिक तो नहीं हुआ है, इसमें मॉइस्चर तो ठीक ठाक है, इसके आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रखना आवश्यक है। आप लोग इसमें प्रतिदिन 2 से 4 बाल्टी मतलब 30 से 40 लीटर पानी का इसमें आप छिड़काव करते रहिए। और ऐसा होता है 1 से 2 दिन में आप छिड़काव कर रहे हैं, कभी कभी गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपको एक दिन में 2 बार 3 बार भी छिड़काव करना पड़ जाता है। तो इसका आप लोग अच्छे से ख्याल रखें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 30 दिन में पलटाई। 30 दिन में पलटाई मतलब 30 दिन के बाद में आप इसको देखिए कि यदि ऊपर की 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है वो अच्छे से अब घटित हो चुकी है तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। यदि आप उस 15 सेंटीमीटर लेयर को नहीं भी निकाल रहे हैं और निकाल भी रहे हैं तो भी आपको नीचे से एक बार उसको पलट देना है। और पलटाई का काम आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि पलटाई का काम आप हाथ से ही करिए, ठीक है, हाथ से करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो नीचे में जो गैस बना रहता है वो गैस निकल जाता है और अवशिष्ट पदार्थों को हम लोग अच्छे से मिला देते हैं। अब उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से आप जो 15 सेंटीमीटर जो लेयर है उसको आप फिर से बाहर निकाल सकते हैं और उसको फिर से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि जब जब आप उसकी पलटाई कर रहे हो तो आपको वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं, अब लास्ट लेयर बच गया, लास्ट लेयर बचा है वो हार्वेस्टिंग टाइम मतलब 50 से 60 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। तैयार होता है तो जो लास्ट लेयर बचा है उसको हम लोग निकालने से पहले आप लोगों को क्या करना है, पदार्थों का संग्रहण उनकी तैयारी को फिर से कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये फिर से वर्मी कंपोस्ट का जो टैंक है वो खाली हो जाएगा, तो इसको भरने के लिए फिर से तो हमें अपशिष्ट पदार्थ या फिर पदार्थों का संग्रहण तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए पदार्थों का संग्रहण हम लोग 15-20 दिन पहले ही पदार्थों का संग्रहण करके उसको गोबर का घोल मिला करके उसको छाया में रख लेते हैं। उसके बाद ये लास्ट जो लेयर बचा है उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसको पॉलीथीन सीट में डाल देते हैं। तो 2 से 3 घंटे में जो केचुआ रहता है वो उससे बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और जो हम लोग पदार्थों का संग्रहण उनकी तैयारी जो हम लोग पहले से किए रहते हैं उसको फिर से इस वर्मी कंपोस्ट के टैंक में फिर से डाल देते हैं और फिर से उसी प्रोसीजर को फिर से करते हैं। तो यहाँ इधर हम लोग जो हार्वेस्टिंग की 60 दिन के बाद जिसको हम लोग जो पॉलीथीन सीड में जो केचुआ रहता है उसको अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको 4 mm की छन्नी से उसको अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद उसको स्टोरेज कर देते हैं। स्टोरेज किस में करनी चाहिए, बैगिंग करते हैं। बैगिंग में क्या होता है, जो बोरियां होती है उसमें उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद उसको आप लोग उसमें यदि 25% मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखते हैं तो उसको 1 साल तक अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हो और इसको आप लोग बेच भी सकते हो। जो उसके बाद जो केचुआ है, केचुआ को क्या करोगे, जो केचुआ है उसको आप कार्डबोर्ड या फिर जो पुट्ठा का जो डब्बा रहता है उसमें ही भर करके उसको आप लोग दूसरे को बेचिए और उसमें उसके खाने के लिए अपशिष्ट पदार्थ या फिर कुछ अवशेष फसल अवशेष उसमें डाल दीजिए ताकि उसको भोजन मिलता रहे। आप लोग यदि बैगिंग कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो बोरा होता है उसमें बैगिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें जो छोटा छोटा छिद्र रहता है उसमें से केचुआ बाहर निकल आता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कार्डबोर्ड है, यदि आप केचुआ को किसी को बेच रहे हैं तो आप बोरा का यूज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसमें से केचुआ बाहर आ जाता है। इसीलिए कार्डबोर्ड या फिर पुट्ठे का जो डब्बा बना रहता है उसमें डालिए और उसको फिर बेच सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वर्मी टैंक के किनारे में हम एक छोटे से गड्ढे बना करके नाली बना देते हैं जिसमें पानी भर देते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वर्म्स होता है उनके दुश्मन कीट हो गया, अपना चींटी हो गया, कौवा, मेंढक, इन सब से वर्म्स को बचाना रहता है। और आप लोग भराई का कार्य कर रहे हैं तो भराई का कार्य पूरा ऊपर तक मत करिए, थोड़ा सा छोड़ करके करिए ताकि जो वर्म्स रहता है वो टंकी से बाहर ना आए।
आप लोग यदि इसके लिए जो बेडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रकार से हो, ताकि उसको जो केंचुआ है आसानी से अपघटित कर सके। इसके टेम्परेचर को आपको समय समय पर ध्यान रखना जरूरी है। और जो नाली बनाए हैं उसमें पानी भर देते हैं ताकि चींटी उस टंकी तक ना पहुंच सके। आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो रहा है तो आप पानी के थ्रू उसके टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं। मॉइस्चर को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्मी वाश को कैसे यूज़ करते हैं। जो वर्मी वाश उससे मिलता है उसको हम लोग आधा लीटर वर्मी वाश हो गया और आधा लीटर गाय के यूरिन को दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग 20 लीटर पानी में उसको घोल लेते हैं। घोलने के बाद ग्रोथ प्रमोटर के रूप में उसको फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वर्मी वाश बनाने के लिए भी कैसे करते हैं, जो पूरी तरीके से अपघटित पदार्थ रहता है, जो टैंक में पूरी तरीके से अपघटित पदार्थ रहता है जिसमें केंचुआ की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो, उसको हम लोग 10 किलो एक बोरी में भर लेते हैं। बोरी में भरने के बाद उसको 10 लीटर पानी में धीरे धीरे 5 से 6 बार उसको डुबोते हैं। डुबोने के बाद उसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये वर्मी वाश बन गया। उसको हम लोग ग्रोथ प्रमोटर के रूप में वर्मी वाश की तरह यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे उपयोग करते हैं। किसको, वर्मी कंपोस्ट को जैसे धान की खेती में हो गया। धान की खेती में जो धान की मचाई होती है उस समय 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट को यूज किया जाता है। गन्ना, हल्दी, मिर्च, सूरजमुखी, इन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से जो अंतिम जुताई होती रहती है उस समय भूमि में हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। अनार, अमरूद, इसमें 1 से 2 किलोग्राम पर पौधे के हिसाब से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और फ्लावरिंग के समय इसको और यूज कर देते हैं। फॉरेस्ट्री वाला जो पौधा होता है उसमें 3.5 किलोग्राम पर पौधे के हिसाब से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आलू, प्याज, भिंडी, इन सब में 1 से 1.5 टन पर एकड़ के हिसाब से भूमि में हम लोग अंतिम जुताई के समय उसको मिला देते हैं। इस तरह से इसको उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें यदि हम लोग 1 केजी या फिर 1 केजी जो स्पाइरुलिनम या फिर 1 केजी एजेटोबैक्टर को मिला करके यूज़ करते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। 1 टन जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को भी मिला करके यूज़ कर सकते हैं, जिसका प्रभाव बहुत ही अच्छा मिलता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट में कितने न्यूट्रिएंट कंटेंट लगभग पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में इस तरीके से न्यूट्रिएंट कंटेंट पाया जाता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और याद रहे, सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल मत भूलिए और जो बेल आइकन है उसको तो प्लीज़ दबा ही दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।